इसी के साथ में हम आगे डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स के लॉ। ओके, जो डीसी सर्किट्स होते हैं, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जो किरचॉफ्स के लॉ होते हैं वो हमेशा डीसी सर्किट के अंदर ही अप्लाई होते हैं, एसी सर्किट में अप्लाई नहीं होते। जब हम आगे के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा एसी सर्किट्स के बारे में, तब मैं आपको बताऊंगा कि किरचॉफ्स के लॉ होते हैं वो एसी सर्किट्स में क्यों नहीं अप्लाई किए जाते। अप्लाई करते हैं पार्शियली, लेकिन वो डीसी सर्किट्स के लिए ही हैं। मैंने यहाँ पर किरचॉफ 2 बार लिख दिया है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। किरचॉफ्स के 2 लॉ थे, वो हमेशा सर्किट को सॉल्व करने के लिए काम में आते हैं। सर्किट को सॉल्व करने के लिए मतलब कि डीसी सर्किट के अंदर हमें किस एलिमेंट में कितनी करंट जा रही है, किस एलिमेंट्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है, ये सारे पैरामीटर निकालने के लिए हमें किरचॉफ्स के जो लॉ होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। किरचॉफ का जो पहला लॉ है सबसे ईजी है, आप देख लेना। द सम ऑफ द करंट्स entering a junction is equal to the sum of the currents leaving at the junction। ठीक है, आप सिंपल सी ये समझ लेना। इस डेफिनेशन को मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ। सपोज ये एक चौराहा है, इस पर 4 सड़कें हैं, ठीक है। यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ आएंगी, जितनी इधर से गाड़ियाँ आएंगी, कुछ गाड़ियाँ इधर निकल जाएंगी, इधर से आई वो गाड़ियाँ इधर निकल गई, तो यहाँ पर मतलब अल्टीमेटली कोई गाड़ी नहीं है। तो मतलब कि ये होगा ना कि जितनी इधर से आएंगी, इधर से आएंगी, इधर से आएंगी, इन तीनों का सम होगा, वो ही I4 से इस सड़क से निकलेंगी। सिंपली करंट का भी यही है, जितनी करंट इधर आएगी, जितनी इधर आएगी, जितनी इधर आएगी, सारी करंट इकट्ठी होकर के इधर से निकल जाएगी। तो यही किरचॉफ का पहला लॉ है। जैसे कि I4 मतलब जो बाहर की ओर जाते हैं उनको एक साइड में लिख लो, इक्वल टू जो अंदर की ओर आ रहे हैं जंक्शन पॉइंट के ऊपर, मतलब जंक्शन पॉइंट 3 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, और 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, 7, 8, कितने भी पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर कितने भी वायर कंडक्टर आकर के मिलते हैं, उस पॉइंट को हम जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। इसके ऊपर हमेशा सभी के ऊपर यही रूल लगेगा कि जितने करंट आ रहे हैं वो सारे बराबर होंगे जितने करंट इस पॉइंट से बाहर की ओर जा रहे हैं। यही किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, ओके, बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा। जो मैंने एग्जांपल दिया है उससे भी समझ लेना। जितनी गाड़ियाँ इधर से आएंगी वो सारी सम होकर के I4 से निकल जाएंगी। यहाँ पर कोई गाड़ी गायब नहीं हो जाएगी, किसी को गायब नहीं करना है, ओके। उसके बाद में आता है किरचॉफ का सेकंड लॉ। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है, उसको करंट लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि वो करंट के बारे में बताता है। किसी जंक्शन पॉइंट पर टोटल सम ऑफ द करंट होता है वो 0 होता है। सम ऑफ द करंट इसलिए बोलते हैं कि सपोज आपने आने वाले करंट्स को पॉजिटिव बोल दिया, जाने वाले को नेगेटिव बोल दिया, तो ओवरऑल उनका सम क्या हो गया, 0 हो गया। किरचॉफ का सेकंड लॉ, इसको वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये होता है कि किसी भी सर्किट के अंदर जो वोल्टेज सोर्स लगा होता है वो वोल्टेज इक्वल होता है उस सर्किट के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है। द सम ऑफ द EMF मतलब ये वोल्टेज को ही बोलता है। अराउंड एनी लूप मतलब कोई भी लूप बनता है, लूप बनना ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि देखो जो जितना करंट इधर से जाएगा उतना करंट इसके अंदर भी आना चाहिए, वो तभी अंदर आएगा जब पूरा लूप बनेगा। इन एनी क्लोज लूप मतलब क्लोज लूप, कहीं से ये बंद होकर के इधर से जाती है लाइन आकर के वापस इसके साथ जुड़नी चाहिए। मस्ट इक्वल टू द सम ऑफ द IR ड्रॉप्स। IR मतलब वोल्टेज, V इक्वल टू IR हो गया ना, V इक्वल टू IR, ओके। टोटल IR ड्रॉप्स अराउंड द सेम लूप, मतलब कि ये वोल्टेज लगा हुआ है, यहाँ से निकलेगा करंट I, वो करंट जाएगा इधर से, ये I जाए, तो ये करंट वोल्टेज इक्वल टू क्या हो गया, इसके अक्रॉस, ये इसका रेजिस्टेंस है सपोज R, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो गया V1, R1 इंटू I, R2 इंटू I, मतलब इन दोनों के अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो इक्वल टू है V के। V इक्वल टू जितना अक्रॉस वोल्टेज लगा वो एक साइड में लिख दो, इक्वल टू ड्रॉप है वो एक साइड में, मतलब V जो वोल्टेज सोर्स लगा है सर्किट में इसको एक साइड में लिख दो, इक्वल टू जो टोटल ड्रॉप्स हैं ये हो गया I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। देखो यहाँ पर I सेम रहेगा, कोई एक सिंगल क्लोज लूप है, इसके साथ में और कहीं पर कोई दूसरा सर्किट नहीं जुड़ा हो। इधर से I करंट जाएगा, वही I इसमें घुसेगा, वही इधर जाएगा, वही घूम करके इधर से आ जाएगा।
तो इसको बोल देते हैं V1 प्लस V2। ये है किरचॉफ का सेकंड लॉ। ठीक है, अब एक रेजिस्टेंस बता देता हूँ मैं। एक तो सीरीज सर्किट होता है, एक पैरेलल सर्किट होता है रेजिस्टेंस का, मतलब रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं, पैरेलल में लगे होते हैं। ये भी हम किरचॉफ के लॉ होते हैं, सेकंड लॉ है और फर्स्ट लॉ है, उनसे हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये आप सभी को पता होगा, आप ये सारी इसकी जो थ्योरम है ये आपने +2 में पढ़ी होगी, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं। वही है किरचॉफ का सेकंड लॉ, V = V1 + V2 + V3। ये दे दिया, ये किरचॉफ का कौन सा है, सेकंड लॉ। V = IR आप सभी को पता है। V1 को लिख सकते हैं, सभी में सेम करंट जाएगा, I जाएगा, I ही इधर से निकलेगा। ठीक है, तो I सभी में कांस्टेंट रहेगा, I = R1 + R2 + R3। I कॉमन ले लिया, IR मतलब कि जो करंट इधर से जाएगा, IR = R1 + R2 + R3। I से I कट जाएगा, तो R = R1 + R2 + R3। मतलब ये सिंपल सी चीज़ है कि टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में लगा होता है, वो सभी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसको वो ऐड अप हो जाता है। मतलब इस सर्किट को हम ऐसे भी बना सकते हैं, मतलब ये इसको एक सिंगल रजिस्टर के अंदर बना दिया, मतलब यहाँ पर ये V जोड़ दिया, ये V, और टोटल जो R है ये हो गया तीनों का एडिशन, R1 + R2 + R3। ठीक है, ये मैं अच्छे से नहीं लिखा गया, आप देख लेना। ठीक है, इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस सोर्स के रूप में भी हम चेंज कर सकते हैं यदि पैरेलल लगे हुए थे, सीरीज में लगे होते हैं सॉरी। दूसरे हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल, मतलब कि सपोज ये 3 रेजिस्टेंस हैं, ये पैरेलल में लगे होते हैं, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तब इन तीनों रेजिस्टेंस को हम एक सिंगल रेजिस्टेंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ये किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ था आपने देखा होगा, वो यहाँ पर अप्लाई होगा। इसमें आप सिंपली देख लो, सपोज इधर से करंट आई जाएगी, वो किन 3 पार्ट में डिवाइड होगी, I1 + I2 + I3। मतलब कि जो करंट आई निकली थी इक्वल टू ये तीनों का सम होगा, I1 + I2 + I3, I2 + I3। देखो ये यहाँ पर लिखिए I1 + I2 + I3। I1 को कैसे लिख सकते हैं, वोल्टेज, देखो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो वोल्टेज इसके अक्रॉस लगा R3 के, वही R2 के अक्रॉस लगा, वही R1 के अक्रॉस लगा। मतलब कि ये देखो ये वोल्टेज सोर्स है, सीधा के सीधा इसके भी जुड़ा हुआ है, R1 के भी जुड़ा हुआ, R2 के भी ये जुड़ा हुआ, R3 के भी जुड़ा हुआ। मतलब वोल्टेज ड्रॉप होगा इन तीनों के बीच में, वो सेम रहेगा, करंट क्या रहेगा, अलग अलग रहेगी। ठीक है, वोल्टेज सभी में I1 = V1 V, इसने देखो गलत लिख दिया, सभी में V1 V2 V3 नहीं लिखेंगे, सारे V1 V2 V3 होंगे, सेम रहेंगे। देखो इस नीचे वाली लाइन में लिख दिया, ऊपर वाली लाइन है काट दो, V1/R1 + V/R2 + V/R3। V कॉमन ले लेंगे, I = V/R, V से V कट जाएंगे, 1/R = 1/R। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, वो आएगा 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 से फिर हम R की वैल्यू, इसको सोल्व करके R की वैल्यू निकाल लेंगे, और इस और रेजिस्टेंस को हम एक सिंगल R में चेंज कर देंगे। ये हो गया पैरेलल रेजिस्टेंस सर्किट्स। अब मैं आपको एक छोटी सी जानकारी बता देता हूँ, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स। हर सर्किट के अंदर कभी दिए होते हैं कि कौन कौन से एक्टिव एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक्टिव एलिमेंट्स हम किनको बोलते हैं, पैसिव एलिमेंट्स किनको बोलते हैं। ठीक है, देखो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे ए डिवाइस कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब जो ऊर्जा एनर्जी मतलब कि जनरेट कर सकती है, उन सभी को हम एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स में होगी वोल्टेज सोर्स भी वोल्टेज जनरेट कर रहा है, मतलब कि एनर्जी जनरेट कर रहा है। करंट सोर्स भी हो सकता है, पावर सोर्स भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि बैटरीज होगी, जनरेटर्स हो गए, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये भी मतलब कि वोल्टेज और करंट सोर्स ही होते हैं, लेकिन इनको बोल सकते हैं मतलब पावर सोर्सेज भी बोलते हैं कभी कभी। ये एक अलग चीज़ है, मैं अभी नहीं, आपको बाद में हायर लेक्चर्स में बताऊंगा। ठीक है, इनको एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। आप सिंपली ऐसा समझ लो कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है, पैसिव एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं उनको पैसिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो एक्टिव तो जनरेट करेंगे, पैसिव उनको कंज्यूम करेंगे। जैसे कि रजिस्टर हो गया, रजिस्टर क्या करेगा,
एनर्जी को